नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। आप सभी लोगों को हमारे वीडियो में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा जो मैथ का पहला चैप्टर हम उठाए हैं, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस दोस्तों, जिसमें से हमने पार्ट 1 पढ़ा दिया है और पार्ट 2 पढ़ा दिया है। आज हमारा पार्ट 3 है और पार्ट 3 में जो है पार्ट 2 का 6 पॉइंट हमने उसमें पढ़ाया था, लेकिन 6 पॉइंट में हमने 4 पॉइंट को विस्तार से बता दिया था, जिसमें से 2 पॉइंट और बचे थे पार्ट 2 का। तो वही पार्ट 2 का हम इसमें लिए हैं। 5वां हमारा पॉइंट शुरुआत किए हैं, जिसमें से हमने लागत मूल्य, अंकित मूल्य, सारी चीजें हमने बता दिया था। आज हमारा जो है 5 नंबर है और 6 नंबर पढ़ाएंगे। उसके बाद आज हम क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों हमारा 2 वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं, प्लेलिस्ट बना दिए हैं आप सभी लोगों के लिए। प्लीज आप लोग जाकर प्लेलिस्ट से एक एक वीडियो को शुरू से देखेंगे, समझ में आएगा। दूसरी बात, जिस भी वीडियो से शुरू करेंगे समझ में तो आएगा, लेकिन जैसे किसी चीज को शुरुआत से अगर सीखें तो एक बेस होता है, वो चीज आपके समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं, 5 नंबर हम देखते हैं। जब लागत मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो तब यह विक्रेता के लिए घाटे की स्थिति होती है। इसकी गणना हमेशा लागत मूल्य पर की जाती है। जैसा कि हमने बताया भी है, पहले ही वीडियो में बताया है, दूसरे वीडियो में भी बताया है कि हमें जो गणना की जाती है लाभ और हानि की, लागत मूल्य पर गणना की जाती है। तो इस यहाँ पर भी हम लागत मूल्य, हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो यहाँ पर भी हम लागत मूल्य से गणना करेंगे। और दूसरी बात, लागत मूल्य से विक्रय मूल्य से अधिक हो, लागत मूल्य जो, जब लागत मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो, कहने का मतलब कोई भी वस्तु है, मान के चलिए कोई बुक है, मान के चलिए यही रफ मान के चलिए, इसी रफ को हमको खरीदने में लागत मूल्य हमको मान के चलिए 70 रुपए का रफ मिला और हम इसको बेच रहे हैं 50 रुपए में। 70 रुपए का रफ हम खरीद कर लेकर आए और इसको बेच रहे हैं 50 रुपए में, तो 70 रुपया तो हमारा लागत मूल्य हो गया कि हम इसको खरीदे हैं, क्रय मूल्य हो गया यानी लागत मूल्य हो गया, और इसको हम बेच रहे हैं 50 रुपए का। तो यानी हमको 70 से ही तुलना करना है कि हम कितने का खरीद कर लेकर आए थे, और जितने का खरीद कर लेकर आए थे उसको लागत मूल्य कहते हैं। अगर लागत मूल्य से विक्रय मूल्य से अधिक हो, क्या चीज अधिक हो? लागत मूल्य है ना अधिक, 70 रुपए लागत मूल्य अधिक है, अब बेच रहे हैं 50 रुपए, तो विक्रय मूल्य 50 रुपया हुआ, तो 50 रुपए से लागत मूल्य क्या हुआ? अधिक हो गया 70 रुपए। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर हम कोई वस्तु, किसी वस्तु को हम खरीद रहे हैं, ज्यादा दाम में खरीद कर ले आ रहे हैं और सस्ते में बेच रहे हैं, सस्ते में मैं अपने अनुसार नहीं बेच रहा हूं, अपने इरादे से नहीं बेच रहा हूं, घाटे की स्थिति हो रही है कि हमको बेचना मजबूरी में पड़ रहा है। अगर कोई वस्तु हम किसी एक दाम पर रेट पर लेकर आ रहे हैं और ज्यादा में लेकर आ रहे हैं और उसको हमको बेचना पड़ रहा है महंगे दाम पर और सस्ते दाम पर सर, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? जब लागत मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो जाए, तब यह विक्रेता के लिए यानी बेचने वाले के लिए घाटे की स्थिति हो जाती है। घाटे की स्थिति बिल्कुल हो जाएगी। आप लेकर आए 100 रुपए का सामान और बेच रहे हैं 50 रुपए में उसी वस्तु को, तो घाटा आपको 50 रुपए का हो गया। तो इस प्रकार से हम घाटा यानी हानि की चर्चा हम कर सकते हैं कि हानि किसे कहते हैं। यहाँ पर हानि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लाभ और हानि चैप्टर ही पढ़ रहे हैं और अपने दैनिक जीवन में भी हानि शब्दों और लाभ का चर्चा की जाती है, इसलिए आप सब लोग को जल्दी से समझ में आ रहा होगा। तब यह विक्रेता के लिए घाटे की स्थिति होती है, इसकी गणना हमेशा लागत मूल्य पर की जाती है। ये सारी चीजें हमने बता दिया। कुछ हमारा जो है इक्वेशन है, आप लोग इक्वेशन देख सकते हैं, ये हमारा इक्वेशन है। इक्वेशन को आप कैसे देखेंगे? हानि बराबर, हानि कैसे निकालेंगे? जब हमारा कोई वस्तु बड़ा होगा तो उसी में से हम घटाएंगे, जैसे क्रय मूल्य हमारा बड़ा होगा यानी लागत मूल्य हमारा बड़ा होगा, अब विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला मूल्य हमारा छोटा होगा, तभी हमको घाटा होगा। तो कहने का मतलब कितना घाटा हुआ यानी क्रय मूल्य से आप विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो कितना घाटा हुआ, आपका हानि आ जाएगा। लेकिन अगर इसको परसेंटेज में बदलना हो, मान के चलिए कोई वस्तु 100 रुपए की थी,
100 रुपए की थी, आपने बेचा 50 रुपए का, तो घाटा कितने रुपए का हुआ? 50 रुपए का। चलिए ठीक है, 50 रुपया आ गया, लेकिन कोई पूछे कि इसको आपको परसेंटेज में बताना है, किस में बताना है? परसेंटेज में बताना है। तो आपको क्या करना है? हानि परसेंटेज आपको निकालना है कि कितना हानि हुआ। हानि रुपए में तो निकल आया, लेकिन अगर परसेंटेज में निकालना है तो सबसे पहले तो आपको समझ लेना चाहिए कि हमारा जो तुलना करते हैं, तुलना हम लागत मूल्य से करते हैं। लागत मूल्य को नीचे लिखा जाता है। लागत मूल्य को कहाँ लिखा जाता है? लागत मूल्य को नीचे लिखा जाता है, यानी हर में लिखा जाता है, यानी डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। और हानि को ऊपर लिखा जाता है, यानी अंश में लिखा जाता है। कितने रुपए का हानि हुआ? 50 रुपए का हानि हुआ। हानि को 50 रुपए ऊपर लिख दीजिए, 50 ऊपर लिख दीजिए। और अगर मान के चलिए लागत मूल्य है, तो लागत मूल्य मान के चलिए 100 रुपए हम माने। उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से 100 कैंसिल, यानी 50% का उसको नुकसान हुआ। लीजिए 50 रुपए, रुपए में हमने 50 रुपया निकाल दिया। अब परसेंटेज में निकालना था, हमने परसेंटेज में निकाल दिया। आप अगर इस सूत्र को रटेंगे नहीं तो अच्छे से आएगा। कैसे आएगा? आपको तुलना किससे करना है? लागत मूल्य से। लागत मूल्य को नीचे लिखा जाता है, हर में लिखा जाता है। भाई जैसे हम नंबर में, जब हम नंबर पाते थे, जैसे मान के चलिए पूर्णांक होता था, पूरा टोटल पूर्णांक होता था 500। पूरा टोटल पूर्णांक कितना होता था? मान के चलिए 500 पूर्णांक होता था। तो 500 में से कितना नंबर आपने पाया है, वही नंबर ऊपर लिखा जाता था। मान के चलिए 300 नंबर आप पाए, तो वही नंबर हमारा किस में लिखा जाता था? ऊपर लिखा जाता था। तो यही चीज है कि जो चीज जितना घाटा हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे, जो चीज जितना घाटा हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे, और जितने में से घाटा हुआ है उसको नीचे लिखेंगे, यानी लागत मूल्य को नीचे लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार से लॉजिक की तरीके से सूत्र जरूर है, लेकिन आप लोग समझेंगे तो इसको रटना नहीं पड़ेगा और न इसको रटना पड़ेगा। ये चीज आपके समझ में आई थिंक आ गया होगा। अच्छा, जिन लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे होंगे, जो लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे होंगे, मे भी हो सकता है कि ये चीज समझ में ना आ रहा हो। हाँ, एक चीज हो सकता है कि आप लोग अगर इस चैप्टर को कभी न कभी पढ़े होंगे तो जहां से हम शुरू कर रहे हैं वहां से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अगर इतना समझ में आ गया तो आप आ जाइए। यहाँ पर 3 पॉइंट हमने लिखा है, यहाँ पर हमने 3 पॉइंट लिखा है। जैसे मान के चलिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट ये है, यानी 3 पॉइंट हो गया। अब इसमें 3 पॉइंट में हम क्या बता रहे हैं कि अगर एसपी हमारा बड़ा होगा, ये जो मुख होता है ना, जिस तरफ मुख, भाई किसी को भूख लगी है, किसी को भूख लगी है तो मुख उसी की तरफ ऐसे खुलेगा, आ करके खुलेगा। उसी प्रकार से समझ लीजिए जो बड़ा होगा, जो ज्यादा खाना खाता होगा वही बड़ा होगा। तो कहने का मतलब एसपी जो है बड़ा है, किस तरफ मुंह खुला है? एसपी की तरफ। तो एसपी अगर हमारा बड़ा होगा, एसपी अगर हमारा बड़ा होगा सीपी से, यानी सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ये सारी चीजें हमने पॉइंट टू पॉइंट हमने पहले और दूसरे वीडियो में बता दिया है। एसपी मतलब विक्रय मूल्य, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य से अगर हमारा विक्रय मूल्य अधिक हो गया, क्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य हमारा अधिक हो गया तो पक्का आपको लाभ होगा, पक्का आपको लाभ होगा। तो यहाँ पर आपके प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कैसे अच्छा, ये चीज तो समझ में आ गया कि हमारा विक्रय मूल्य अधिक हो गया, विक्रय मूल्य अधिक हो गया तो इसका मतलब है लाभ हुआ। लेकिन लाभ को निकालने का तरीका क्या है? आप विक्रय मूल्य किसी भी, जो भी अंक हमारा बड़ा होगा उसी से तो हम घटाते हैं। तो विक्रय मूल्य हमारा अधिक आ गया तो विक्रय मूल्य से आपको क्रय मूल्य को घटाना है। तो यहाँ पर हमने देखा एसपी में से सीपी को घटा दिए हैं। किससे घटा दिए हैं? एसपी में से सीपी को घटा दिए हैं। पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। आई थिंक आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा आप इस वीडियो को देखेंगे, पक्का आपको समझ में आएगा निश्चित तौर पर। आप दूसरा देख सकते हैं एसपी जिस तरफ हमारा मुख ज्यादा बड़ा होगा, जिसका मुख बड़ा होगा वही बड़ा इंसान होगा। कहने का मतलब ये इसका मुख किधर है? सीपी की तरफ। तो कौन बड़ा हुआ? सीपी बड़ा हुआ। मुख जिधर वही बड़ा, मुख जिसका जिधर वही बड़ा। तो यही हमारा सीपी हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम ग्रेटर देन स्मॉलर देन कुछ नहीं बता रहे हैं। आप पहले ऐसे सीखे, उसके बाद ग्रेटर देन स्मॉलर देन सब आप लोग जानते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा है। ये सारी चीजें
रटवाएंगे तो आप रट नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से एसपी से बड़ा कौन हो गया, सीपी हो गया। कहने का मतलब अगर कोई वस्तु आप बेच रहे हैं, कोई आप वस्तु आप बेच रहे हैं और लाए हैं 100 रुपए का, आप बेच रहे हैं 50 रुपए का, तो आपको घाटा हो गया यानी लॉस हो गया। तो वही चीज लिखा है कि एसपी अगर हमारा छोटा हो गया, एसपी हमारा यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य हमारा अगर छोटा हो गया, तो क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य मतलब लाने वाला मूल्य, जिस वस्तु को खरीद कर लेकर आए हैं यानी लागत मूल्य, लागत मूल्य से हमारा छोटा हो गया यानी लागत मूल्य हमारा बड़ा हो गया। अगर हम इसको छोटा कह रहे हैं तो वो बड़ा हुआ ना, अगर हम इसको छोटा कह रहे हैं तो वो बड़ा हुआ ना। क्यों बड़ा हुआ? क्योंकि हम तुलना किससे कर रहे हैं, सीपी से कर रहे हैं। तुलना तो हम सीपी से कर रहे हैं, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब लागत मूल्य से कर रहे हैं। तो लॉस बराबर, लॉस कैसे निकलेगा, लॉस वैसे ही निकलेगा कि हम किसी वस्तु को खरीद कर ज्यादा में लेकर आ रहे हैं, अब बेच रहे हैं सस्ते में यानी छोटा कर रहे हैं, तो सीपी में से घटेगा ना, सीपी हमारा बड़ा होगा, जो अंक बड़ा होगा उसी में से घटेगा, सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। हमारा दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। हमारा तीसरा पॉइंट आ गया एसपी बराबर सीपी। अगर हम किसी वस्तु को 100 रुपए में लेकर आ रहे हैं, अच्छा हम बार बार 100 रुपए, आप कुछ भी मान सकते हैं, 100 रुपए का अंक जो है, 100 का अंक बहुत अच्छा मतलब माइंड में सेट हो जाता है, इसलिए 100 का हम बोलते हैं, आप कोई भी अंक ले सकते हैं। एसपी बराबर सीपी हो गया। मान के चलिए कोई वस्तु हम 100 रुपए का लेकर आ रहे हैं और उसको 100 रुपए में ही बेच दिए, तो इसका मतलब है कि हम जो एसपी किए हैं, जो हम एसपी मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य किए हैं, बेचने वाला मूल्य किए हैं, वो भी बराबर हो गया और जितने में खरीद कर लेकर आए उतने में ही बेच दिए, यानी एसपी बराबर सीपी कर दिए हैं, यानी विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कर दिए हैं। इस वस्तु को खरीद कर लेकर आए उतने में और इसी वस्तु को उतने में ही बेच दिए, तो हम दोनों बराबर हो गए ना। उसी प्रकार से एसपी बराबर सीपी बन गया। एसपी बराबर जब सीपी बन जाता है तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, ना तो लाभ होता है ना तो हानि। भाई किसी वस्तु को मान के चलिए इस मोबाइल को हम लेकर आए हैं, इस मोबाइल को हम लेकर आए मान के चलिए 5000 का, ये मोबाइल लेकर आए 5000 का और इस मोबाइल को हम 5000 में ही सेलिंग कर दिए। बताइए उतने में ही लेकर आए उतने में ही सेलिंग कर दिए, तो क्या लाभ हुआ क्या हानि हुआ? दोनों बराबर हो गए ना, ना तो लाभ हुआ और ना तो हानि हुआ। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं हमारा तीन पॉइंट कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से हमने 6 पॉइंट को कंप्लीट करने के लिए बोला था, जिसमें हमने 4 जो है पार्ट 2 में कंप्लीट किया था और पार्ट 3 में हम 5वां लिए हैं। अब चल रहे हैं 6वां। तो दोस्तों अगला देख सकते हैं हमारा 6वां नंबर है, यानी 6 नंबर है डिस्काउंट यानी बट्टा या छूट। डिस्काउंट या बट्टा या छूट 6 पॉइंट थे, हमने बोला था कि 6 पॉइंट अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 3 में हम क्या करेंगे, पार्ट 3 में हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाएंगे। आज हमारा जो है बेसिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कल से पार्ट 4 से हम क्वेश्चन ही सॉल्व करवाएंगे, लगभग 100-150 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, जिससे कि ये चैप्टर हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आज हमारा जितने भी हमारे जिसमें की पॉइंट होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, कि लाभ और हानि में जितने भी इस चैप्टर में की पॉइंट होते हैं, जितने पॉइंट बनते हैं, सारे पॉइंट आज पार्ट 3 तक कंप्लीट करवा दिए हैं। छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं कि आप सभी लोग जितना समय हो सके जल्दी से देख सके दोस्तों, और जिससे कि लगातार आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में बनाए हैं, एक एक वीडियो को आप जरूर देखिएगा। चलते हैं देखते हैं डिस्काउंट यानी बट्टा छूट किसे कहते हैं। यह वह राशि है, यह कौन सी राशि है? यह वह राशि है जो विक्रेता यानी बेचने वाला अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए, यानी अपना सामान बेचने के लिए, बिक्री बढ़ाने के लिए ग्राहक को यानी कस्टमर को प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? डिस्काउंट देता है, छूट देता है। कोई वस्तु को अपने बिक्री को बढ़ाने के लिए, जब तक भाई दुकान कई खुले हैं, अगर आप डिस्काउंट नहीं देंगे तो दूसरे दुकान पर चले जाएंगे। डिस्काउंट मतलब छूट। अपने व्यवहारिक जीवन में ये शब्द बहुत ज़्यादा यूज होता है, आप लोग तुरंत ही समझ गए होंगे कि क्या कह रहे हैं, बट्टा या छूट। अच्छा, हिंदी वाला शब्द ना समझ में आ रहा होगा, लेकिन इंग्लिश वाला शब्द ज़्यादा यूज होता है, ज़्यादा यूज होता है डिस्काउंट, और ये छूट ज़्यादा यूज होता है। बट्टा शब्द नहीं सुने होंगे, लेकिन इसको बट्टा भी छूट में को बोलते हैं। तो इसको तीनों शब्दों को समझ लीजिएगा, डिस्काउंट, बट्टा, छूट। अंग्रेजी में डिस्काउंट बोलते हैं, हिंदी में बट्टा बोलते हैं, छूट बोलते हैं। तो यह वह राशि है जो विक्रेता अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए ग्राहक को प्रदान करता है यानी देता है। इसकी गणना हमेशा अंकित मूल्य पर की जाती है। अब आपको बताने की ये जरूरत नहीं है कि अंकित मूल्य किसे कहते हैं,
फिर भी हम बता दे रहे हैं कि अंकित मूल्य वह मूल्य होता है, अंकित मूल्य वह मूल्य होता है जिस वस्तु को बनाने, जिस वस्तु को प्रिंट किया रहता, जिस वस्तु पर प्रिंट किया रहता है, यानी लिस्ट प्राइस, लेबल प्राइस जिसे बोलते हैं। कहने का मतलब किसी वस्तु के ऊपर जो प्रिंट किया रहता है मूल्य, वही अंकित मूल्य होता है। अच्छा, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी यानी लागत मूल्य या क्रय मूल्य नहीं होता है। कॉस्ट प्राइस, सीपी या लागत मूल्य उसे कहते हैं जब कोई वस्तु बनाने में जो पैसा लगता है, किसी वस्तु को बनाने में जितना खर्च लगता है, यानी मेकिंग प्राइस जो होता है, उसको कॉस्ट प्राइस यानी सीपी यानी लागत मूल्य कहते हैं। लेकिन अंकित मूल्य वह मूल्य होता है जो अंकित किया रहता है किसी वस्तु पर अंकित, जो कि ये फिक्स रेट कर देते हैं कि हाँ इतने का रेट ये है, उसी पर डिस्काउंट देते हैं। कंपनी वाले जो है एमआरपी पर ही डिस्काउंट देते हैं। वे अपने कस्टमर को देते हैं, वे अपने छोटे छोटे दुकानदारों को देते हैं, और छोटे दुकानदार हमको देते हैं। हम लोग जब जाते हैं तो कहते हैं कि देखिए भाई, लेबल प्राइस में इतना रेट लिखा हुआ है, यानी अंकित मूल्य इतना लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको छूट दे रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसी दुकान पर बार बार जाते हैं। तो वही है अंकित मूल्य। अच्छा, अंकित मूल्य की गणना से की जाती है। अच्छा, अभी तक हम सीपी यानी क्रय मूल्य पर गणना कर रहे थे। भाई, जब क्रय मूल्य की गणना बात होती थी तो हमारा विक्रय मूल्य होता था। क्रय मूल्य की गणना जो होती थी तो हमारा विक्रय मूल्य होता था, उसमें ना डिस्काउंट होता था ना कुछ होता था। डायरेक्ट सामान लिए, उसके बाद डायरेक्ट बेच दिए, डायरेक्ट सामान लिए, उसके बाद डायरेक्ट बेच दिए। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की चर्चा हो गई, यानी लागत मूल्य और विक्रय मूल्य की चर्चा हो गई। बीच में छूट वगैरह की कोई बात नहीं हुई थी। अब बात आ गई छूट की, तो अंकित मूल्य पर ही जो हमारा रेट फिक्स रहेगा, जो हमारा रेट प्रिंट किया रहेगा, वही रेट का हमारा जो है तुलना हो जाएगा। इसकी गणना हमेशा अंकित मूल्य पर की जाती है, यानी तुलना किससे अब करेंगे, अंकित मूल्य से करेंगे। अगर कोई कहे कि छूट की तुलना किससे करते हैं, तो अंकित मूल्य से करते हैं। अगर कोई कहे विक्रय मूल्य की तुलना किससे करते हैं, तो क्रय मूल्य से करते हैं। नहीं समझ में आया? अरे, कहने का मतलब ये है कि अंकित मूल्य मतलब जो छपा हुआ मूल्य रहता है, जो छपा हुआ मूल्य रहता है वो अंकित मूल्य होता है, और उसी पर डिस्काउंट देते हैं। कोई भी वस्तु आप खरीदने जाते हैं तो पहले क्या देखते हैं कि लेबल पर इतना रुपया लिखा है। हम भाई, लिखने से क्या होता है, एमआरपी लिखने से क्या होता है, एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये लिखने से क्या होता है, आप इस पर कुछ छूट देना। अगर आपको मार्जिन मिला है, मार्जिन अगर आपको ज़्यादा मिल रहा है तो आप छूट दे सकते हैं। आपको लाभ ज़्यादा हो रहा होगा तो आप छूट दे सकते हैं। लाभ कहने का मतलब ये है कि अगर उधर से, जिस स्थान से आपने वस्तु को खरीद कर लेकर आए हैं, अगर वहां से आपको छूट देने पर भी आपको लाभ हो रहा होगा तो आप छूट देंगे, नहीं तो प्रिंट रेट में डायरेक्ट दे देंगे। तो कहने का मतलब जो अंकित मूल्य होता है वही बट्टा या छूट के निर्धारण करता है। अंकित मूल्य पर ही बट्टा या छूट या डिस्काउंट दिया जाता है। तो डिस्काउंट बराबर क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस जो अंकित मूल्य होता है, अंग्रेजी में मार्केट प्राइस मतलब होता है जो प्रिंटेड रेट होता है वही, और सेलिंग प्राइस जितने में आप बेच दे रहे हैं, जितने में आप उसको दे रहे हैं। मान के चलिए लिखा है 100 रुपए का सामान, प्रिंट रेट पर लिखा है 100 रुपए का सामान, अब आप मुझे दे रहे हैं 80 रुपए का सामान, तो हमको छूट कितना दिए, 20 रुपए का। हमको छूट तो 20 रुपए दिए ना। तो उसी तरीके से छूट बराबर अंकित मूल्य, यानी यहाँ अंग्रेजी में लिखे हैं और यहाँ पर हिंदी में लिख दिए हैं, छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। भाई, अंकित मूल्य हमारा जो है सबसे ज़्यादा होगा तभी तो छूट देंगे। भाई, हमारा जो है प्रिंट रेट, अगर कोई वस्तु है उस पर हमारा 100 रुपया प्रिंट होगा और मांग रहा है वो 80 रुपए का, तो हमारा जो है अंकित मूल्य बड़ा हुआ कि नहीं बड़ा हुआ? हमारा अंकित मूल्य सदैव बड़ा होता है, तभी तो हम उस पर छूट देते हैं। तो कहने का मतलब अंकित मूल्य से ही विक्रय मूल्य को घटाया जा सकता है, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य को घटाया नहीं जा सकता है। कारण आप समझ गए होंगे कि भाई जो प्रिंट रेट लिखा रहता है वही तो सबसे ज़्यादा मूल्य रहता है, वही सबसे बड़ा मूल्य होता है ना, उसी पर तो हमारा छूट दिया जाता है। अगर वही पर छूट दिया जाता है तो वो हमारा बड़ा हुआ, तो जो जितने में हम बेच रहे हैं उसको आप घटा दीजिए और कितना हम उसको छूट दिए हैं वो निकल आ जाएगा। तो छूट अगर मान के चलिए 100 रुपए का सामान 80 रुपए में दे दिए तो हमारा 20 रुपए का छूट हो गया। कितने रुपए का छूट हो गया? 20 रुपए का छूट हो गया।
लेकिन ये तो रुपए में है। अगर कोई पूछे कि परसेंटेज में बताइए, जैसे कि वहां पर परसेंटेज में पूछ रहा था, हानि परसेंटेज, लाभ परसेंटेज पूछ नहीं रहा था वहां पर, तो तुलना किससे कर रहे थे? लागत मूल्य से कर रहे थे। और यहाँ पर छूट की तुलना किससे कर रहे हैं? अंकित मूल्य से। वहां पर हमने बताया था जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, यहाँ पर तुलना कर रहे हैं अंकित मूल्य से तो इसको नीचे लिखे हैं, यानी हर में लिखे हैं। और इसका छूट जो है अंश में लिखे हैं। किस में लिखे हैं? अंश में लिखे हैं, गुणे 100 कर दिए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए 20 लिखा है, 20 आ गया ना, 20 आ गया। और 100 रुपए का 100 रुपया अंकित मूल्य था, मान के चलिए 20 रुपया हमको छूट मिला। तो किस पर छूट मिला? अंकित मूल्य हमारा 100 रुपया था, तो 100 को क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे, गुणे 100 कर दीजिए, गुणे 100 कर दीजिए। 100 से 100 कैंसिल, 20% यानी परसेंटेज में हमारा आ गया। भाई कोई भी चीज किसी को अगर एक लैंग्वेज में ना समझ में आए तो दूसरे लैंग्वेज के तरीके से समझाते हैं ना, तो वही चीज है कि ये रुपए में 20 रुपया लिखा था, लेकिन कह रहा था कि परसेंटेज में बताइए। तो परसेंटेज में बताने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसको फ्रैक्शन के रूप में बनाइए। और फ्रैक्शन के रूप में बनाने का सिर्फ एक तरीका है कि जिस वस्तु से आप तुलना कर रहे हैं उस वस्तु को आप नीचे रखिए, उसका मूल्य नीचे रखिए। यानी अंकित मूल्य से आप तुलना कर रहे हैं तो अंकित मूल्य को नीचे रखिए, और जितना आपने छूट दिया है उस छूट को ऊपर रखिए। 20 रुपया का छूट दिया था, माना कि सवाल नहीं है कि यही सवाल ही है, माना कि 20 रुपया की छूट दिया था, तो छूट बटा अंकित मूल्य गुणे 100%। तो आज जो है इस वीडियो में हम केवल इतना ही रखेंगे। सोच रहे होंगे कि पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2 बना दिए हैं, लेकिन ऐसा छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों छोटा छोटा वीडियो नहीं है, आप देखेंगे, अपना समय देंगे तो ये कंप्लीट है। समय तो हर वीडियो मांगता है, चाहे लॉन्ग वीडियो बना दे चाहे छोटा वीडियो बना दे, समय तो हर वीडियो मांगता है ना। जब आप किसी वीडियो में समय देंगे, अपना समय गंवाएंगे तो कुछ लाभ होगा। तो कहने का मतलब छोटा वीडियो बनाए हैं। आज से ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। बेसिक पॉइंट का प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक पॉइंट पार्ट 3 तक कंप्लीट हो गया। लेकिन पार्ट 4 से हम क्वेश्चन लगवाएंगे पूरा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का जितना क्वेश्चन, कम से कम 100-150 क्वेश्चन बनेंगे। 100-150 क्वेश्चन को इस प्रकार से सेट किए हम कि आपका जो कंपटीशन एग्जाम होता है ना, उस कंपटीशन एग्जाम में टाइप वाइज प्रत्येक टाइप वाइज क्वेश्चन बनाकर रखे हैं। आपको उसी प्रकार से पढ़ा देंगे, आप डायरेक्ट टाइप वाइज लगाकर चले आएंगे। चाहे जिस एग्जाम में बैठेंगे आप क्वेश्चन को सॉल्व करके चले आएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आता है तो दोस्तों प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार।